नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रशासनिक गुरुकुल की इस गुरु सीरीज में, जिसमें यूपी पीसीएस के लिए सबसे संभावित 15 प्रश्नों के साथ आज हम फिर हाजिर हैं। आइए देखते हैं क्या है पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक के बारे में सत्य कथन चुनना है। तो पहला कथन क्या दिया हुआ है कि भारत में लॉजिस्टिक क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु $250 मिलियन ऋण को हाल ही में एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने मंजूरी दी है। यानी भारत को लॉजिस्टिक क्षेत्र में अगर कुछ अच्छा करना है तो मंजूरी दी है। ये एकदम सही कथन है कि एडीबी स्ट्राइव्स $25 बिलियन या 250 मिलियन या 25 बिलियन इंडिया के इंफ्रा, सोशल और ग्रीन नीड्स के लिए। यानी लॉजिस्टिक क्षेत्र में किन किन क्षेत्रों का लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल और ग्रीन नीड्स के लिए जो भी लॉजिस्टिक है उसके लिए $25 बिलियन का ये ऋण मिला है एडीबी से। और एडीबी का मुख्यालय यहाँ पे जो पूछा गया है वो है, एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में है। तो ये दोनों ही कथन सही है। इसके अलावा कुछ और जो आपको एडीबी के बारे में जानना चाहिए वो ये है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। दूसरा, इसमें वर्तमान में देशों की संख्या कितनी है? तो इसमें देशों की संख्या है वर्तमान में 68 देश। और अगर भारत की बात करें तो भारत जो है इसका संस्थापक सदस्य देश रहा है। यानी जब इसकी स्थापना हुई थी तब से इसके साथ में है। तो संस्थापक सदस्य देशों में भारत एक है। और दूसरा, अगर सबसे बड़े स्टेक की बात की जाए कि सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है, तो इसमें जापान और अमेरिका जो हैं वो सबसे बड़े साझेदार हैं। यानी इनकी पूंजी सबसे ज्यादा इस बैंक में है। तो एडीबी के बारे में ये कुछ प्रमुख जानकारियां थी। दोनों कथन भी सही है, तो सही उत्तर होगा आपका 1 और 2। प्रश्न इनसे भी बनने की संभावना है और इनसे भी बनने की संभावना है। भारत को लोन मिला तो अगर स्टैटिक क्वेश्चन बनेगा तो यहां से बनेगा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनेगा तो इस तरीके से बन सकता है कि कितने मूल्य का है। अब मूल्य में आप ये याद रखिएगा 25 बिलियन भी लिख सकता है या 250 मिलियन भी लिख सकता है। अगला प्रश्न, स्क्रैमजेट इंजन के संदर्भ में सत्य कथनों का चुनाव करना है। हाल ही में काफी चर्चा में रहा था। रक्षा प्रौद्योगिकी से प्रश्न आते रहते हैं इस तरीके के। सीधा सीधा प्रश्न आएगा तो ये आएगा किसने विकसित किया है? तो इसरो ने विकसित किया है, ये सबसे सही कथन है। अब आगे देखते हैं। इसरो द्वारा विकसित इस इंजन में एयर ब्रीदिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। एयर ब्रीदिंग प्रणाली क्या होती है? एयर ब्रीदिंग प्रणाली का मतलब है कि कोई भी चीज को अगर जलना है तो उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। ऑक्सीजन मुक्त रूप से वातावरण में उपलब्ध है। तो अधिकतर क्या होता है कि प्रणोदन के लिए जो उपग्रह प्रयोग किए जाते हैं उसमें जो ईंधन रहता है, ठोस ईंधन हो या द्रव ईंधन हो, उसके साथ में ऑक्सीडाइजर रखने पड़ते हैं ताकि उस ईंधन को जलाने के लिए जो आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा है वो ऑक्सीडाइजर प्रदान कर सके। लेकिन स्क्रैमजेट में क्या है कि एयर ब्रीदिंग, यानी एयर में जो ऑक्सीजन है वहीं से ब्रीथ कर लेगा, वहीं से ऑक्सीजन को ये ले लेगा और इसके माध्यम से ईंधन को जलाया जा सकेगा। तो ये एकदम ठीक है। स्क्रैमजेट में एयर ब्रीदिंग यूज होती है, यानी इसमें जो ईंधन है केवल उसी का प्रयोग किया जाता है, अलग से ऑक्सीडाइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, हाल ही में इसका परीक्षण महेंद्रगिरी तमिलनाडु से किया गया। ये जरूर याद रखिए क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि श्रीहरिकोटा लिखा होता है, हम लोग आंख बंद करके टिक कर देते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा क्योंकि ये अलग है। तो महेंद्रगिरी तमिलनाडु से किया गया था। 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। तो स्क्रैमजेट इंजन की यहाँ पे प्रौद्योगिकी को समझाया गया है। ये इनलेट बॉडी है। फ्यूल इंजेक्शन इतने पतले से छेद के माध्यम से होता है जहां पे नोजल में दहन होता है और सुपरसोनिक एग्जॉस्ट यहां से निकलता है, जो कि सुपरसोनिक कंप्रेशन में यहाँ पे द्रव रहता है। तो द्रव जब इतनी तीव्रता से निकलता है यहाँ पे, तो उतनी ही तीव्रता से यहाँ पे जब ऑक्सीजन के साथ में इसका दहन होता है तो सुपरसोनिक गति को ये प्राप्त करता है। ध्वनि की गति से 10 गुना तक गति इसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। अगर और एडवांटेजेस यानी और लाभों की बात करें तो इसमें चूंकि ऑक्सीजन को नहीं कैरी करना होता है तो इसका भार कम हो जाता है, डज नॉट हैव टू कैरी ऑक्सीजन टैंक। इसके अलावा कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, तो इसका मैन्युफैक्चर करना यानी इसको निर्मित करना आसान है। दूसरे में मूविंग पार्ट्स क्या होते हैं कि बहुत सारे फ्यूल को रोटेट करने के लिए या फिर ऑक्सीडाइजर को लगातार रोटेट करने के लिए इस तरीके के रोटेटिंग चीजें लगाई जाए ताकि एक निश्चित मात्रा में ही फ्यूल और ऑक्सीजन का सम्मिलन हो सके। स्क्रैमजेट में यही चीज जो है ना होने से इसकी एक डिसएडवांटेज भी है कि इसमें यह नहीं निश्चित रहता है कि कब कितनी ज्यादा ऑक्सीजन मिल जाएगी, कब कितनी कम ऑक्सीजन मिलेगी। ये गति के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इसका एक लाभ यह भी है कि कोई भी मूविंग पार्ट ना होने की वजह से इसका निर्माण बहुत आसान है और वेट और डिजाइन इसका बहुत सिंपल हो जाता है। और चूंकि इसमें ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है तो सुपरसोनिक वेलोसिटी प्राप्त करने के लिए ये यूज किया जाता है। और ऑक्सीजन कहां से मिलती है? इसको एटमॉस्फेयर से मिलती है। और चूंकि हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है तो उप उत्पाद के रूप में स्टीम H2O निकलता है, जो कि पर्यावरण के लिए इको फ्रेंडली होता है। तो ये इसके लाभ थे, ये इसकी चुनौतियां, इसकी प्रौद्योगिकी किसने विकसित किया है, कहां से परीक्षण किया गया है और क्या होती है एयर ब्रीदिंग प्रणाली। तो ये दोनों ही कथन सही है। सही उत्तर होगा 1 और 2।
अगला प्रश्न, ऊर्जा संरक्षण के संदर्भ में सत्य कथनों का चुनाव आपको करना है। तो पहला कथन है कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम वर्ष 2001 में लागू किया गया था। ये एकदम सही है, यूपीएससी में कई बार पूछा गया है वर्ष इसका सीधे सीधे कि ये कथन दे दिया गया किस वर्ष में है, 2001, 2, 3, 4 या 5, 6, 7, 8 इस तरीके से विकल्प था। 2001 जरूर याद रखिएगा। इसी के साथ में दूसरा कथन है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये दोनों ही कथन सही है, 16 दिसंबर को नहीं मनाया जाता, ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दूसरा कथन सही है, तो सही उत्तर होगा आपका केवल 1, 14 दिसंबर को ये मनाया गया था। और इसके साथ ही ये ध्यान रखना होगा 16 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, 16 दिसंबर को तो विजय दिवस होता है, विजय दिवस होता है। 16 दिसंबर गलत हो जाएगा दूसरा कथन, तो केवल 1 इसका, ओनली 1 इसका सही आंसर है, 1 और 2 नहीं होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त उत्पाद और उनके राज्यों के संदर्भ में सही सुमेलित युग्म आपको चुनना है। तो कुछ उत्पाद थे जिनको हाल ही में जीआई टैग दिया गया, वो किस राज्य से संबंधित हैं और क्या हैं। तो तंदूर रेड ग्राम, ये सोयाबीन और चने जैसी प्रजाति है और ये प्रोटीन का पावर हाउस माना जा रहा है। इसमें 22 से 24% प्रोटीन कंटेंट होता है और 3 टाइम्स मोर प्रोटीन इसमें मिलता है अदर वेराइटीज से। और ये टेस्ट में भी बेटर है, कुकिंग क्वालिटी भी इसकी अच्छी है और इसकी जो गुणवत्ता है वो भी इसकी अन्य प्रजातियों के तुलना में ज्यादा अच्छी है। तो ये रेड ग्राम, तंदूर रेड ग्राम इसको बोला जा रहा है। किस राज्य का है, ये तेलंगाना का है, इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। दूसरा सफेद प्याज महाराष्ट्र, ये पहले से फेमस है। तीसरा अभी हाल ही में गमोचा असम, तो ये गमछे से निकला हुआ शब्द है। तो ये जो विशिष्ट प्रकार की प्रिंटिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसको गमोचा बोलते हैं। इसमें रंग का जो प्रयोग है वो अधिकतर गुलाबी या लाल शेड के रंगों का ही प्रयोग व्हाइट बैकग्राउंड में किया जाता है, डिजाइन अलग अलग हो सकती है। तो ये तीनों ही कथन सही है, सही उत्तर होगा 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पर दुविधाओं के निवारण हेतु किसकी अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। तो हाल ही में पुरानी पेंशन प्रणाली और नई पेंशन प्रणाली को लेकर के बहुत सारे विवाद सरकारी कर्मचारियों के बीच में देखने को मिले। कई राज्यों ने अपनी चुनावी घोषणाओं में भी इसका प्रयोग किया। तो इसी संदर्भ में केंद्र सरकार ने एक समिति बनाई है कि एग्जैक्टली बताइए क्या किया जाए। किसकी अध्यक्षता में बनाई है, टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन वर्तमान में कौन है, ये भारत के वित्त सचिव हैं। वित्त सचिव कैसे आप लोग अगर जानते होंगे, 1 रुपए के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है, वित्त सचिव का। तो ये वही वित्त सचिव है टीवी सोमनाथन। तो इनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पर दुविधाओं के निवारण हेतु, नई पेंशन प्रणाली को किस प्रकार से और ज्यादा उपयोगी बनाया जा सके और पुरानी पेंशन प्रणाली से किस प्रकार इसको बेहतर बनाया जा सके। अगला, भारत में सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित मिसाइल प्रणाली क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम QRSAM का विकास किस देश के साथ मिलकर किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है इजराइल के साथ में। अगर कोई भी प्रक्षेपास्त्र हमारे यहाँ पे आता है तो ये सरफेस से मोबाइल लॉन्चर के माध्यम से ही दागी जा सकती है और उस प्रक्षेपास्त्र को हवा में ही, जो शत्रु प्रक्षेपास्त्र होगा उसको हवा में ही ये नष्ट कर सकती है। तो इसका विकास किया जा रहा है इजराइल के साथ मिलकर के। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड के रूप में चयनित सरगम कौशल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हैं। तो सरगम कौशल, इनको हाल ही में मिसेज वर्ल्ड का पुरस्कार दिया गया और ये चूंकि भारतीय को मिला इसलिए यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। और ये किस राज्य से संबंधित है, जम्मू कश्मीर से। नाम जरूर याद रखिएगा, सरगम कौशल आपसे पूछा जा सकता है, मिस नहीं मिसेज वर्ल्ड। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस बार पूछा भी जा सकता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी। ये पिछले 1 वर्ष से लगातार चर्चा में बना हुआ है, भारत इसमें अब और ज्यादा भूमिका निभा रहा है। जीपीआई है क्या, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी क्या है, ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जो थ्योरीज हमारे सामने आती हैं, जो इसकी सिद्धांत हमारे सामने आते हैं, उनका प्रैक्टिकल अप्रोच किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए, यानी इसके थ्योरी और प्रैक्टिकल के जो एस्पेक्ट हैं उनके बीच में कैसे गैप को खत्म किया जाए, इस पे ये भागीदारी विश्व के सभी देश कर रहे हैं। अब इसके बारे में कथन पर विचार करते हुए सही कथन आपको बताना है। तो पहला कथन है, भारत में इस भागीदारी के संस्थापक सदस्यों में से एक है। तो एकदम ठीक है, भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। दूसरा, वर्ष 2022-23 के लिए GPAI की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है। तो ये भी ठीक है। और किसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो भारत SCO की अध्यक्षता कर रहा है, G20 की अध्यक्षता कर रहा है, वासेनार एग्रीमेंट की अध्यक्षता कर रहा है, वासेनार अरेंजमेंट इसकी भी अध्यक्षता कर रहा है। तो ये जिसकी अध्यक्षता कर रहा है वो एक जगह नोट कर लीजिएगा। इन चारों से भी प्रश्न पूछा जा सकता है और इनसे संबंधित और भी कोई समाचार आता है तो उसको भी ध्यान रखिए। तीसरा, वर्तमान में GPAI में सदस्य देशों की संख्या 25 है, ये भी ठीक है। तो तीनों कथन सही है, सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। ये GPAI से संबंधित आंकड़ा था। थ्योरी और प्रैक्टिकल जो है AI का, उसके बीच के गैप को खत्म करना इसका उद्देश्य है और ये करेंगे सारे देश मिलकर के।
अगला प्रश्न, हाल ही में प्रारंभ वन हेल्थ संयुक्त कार्य योजना, निम्नलिखित में से कौन कौन से संगठन इसमें शामिल हैं? तो वन हेल्थ ट्राइड की बात की जा रही है। वन हेल्थ में कौन कौन शामिल है? पीपल शामिल है यानी स्वस्थ लोग, पर्यावरण, स्वस्थ पर्यावरण शामिल है, और एनिमल। तो ये तीनों की अन्योन्याश्रितता दिखती है हमको पर्यावरण में, तीनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, एक दूसरे की प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं में सहभागी होते हैं, और ये पर्यावरणीय चक्र चलता रहता है। तो इस कारण से इनसे संबंधित जो संगठन है वो इसमें शामिल किए गए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन संगठन इसमें शामिल है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO इसमें शामिल है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ये भी इसमें शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO भी इसमें शामिल है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ WOAH, ये भी इसमें शामिल है। तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये चारों जरूर याद रखिएगा, इसमें से कोई एक ऐसा डाल के पूछ सकता है कौन इसमें शामिल नहीं है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। FAO, UNEP, WHO और WOAH, ये चारों इसमें शामिल है वन हेल्थ संयुक्त कार्य योजना में। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस के बारे में है। इसके संदर्भ में सत्य कथनों का चुनाव करना है। यह दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ये ठीक है, 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे मनाया जाता है। और वर्ष 2022 हेतु यानी दिसंबर 2022 में जब ये मनाया गया था, तब वर्ष 2022 हेतु इस दिवस की थीम रखी गई थी इंटीग्रेटिंग माइग्रेंट्स इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर, यानी कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसमें इनको एकीकृत किया जाए। किसको? जो अंतरराष्ट्रीय प्रवासी हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, प्रवासी हैं, उनको प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं से युक्त किया जाए। यानी जैसे भी महामारी के टाइम पे बहुत सारा प्रवासन रुक भी गया था, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये बात की जा रही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं तक इनकी पहुंच हो। दोनों कथन सही होगा, सही उत्तर होगा 1 और 2। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के संदर्भ में सत्य कथनों का चुनाव करें। तो यहाँ पे प्रश्न इसलिए पूछा गया क्योंकि हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार एक लक्ष्य जो था वो प्राप्त किया है मंत्रालय ने। इस योजना के तहत 9000 से अधिक जनऔषधि केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, एग्जैक्ट 9028 के आसपास है। तो 9000 से अधिक जनऔषधि केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, ये एकदम ठीक है। और यह योजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय लागू करवाता है, ये गलत है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल किस मिनिस्ट्री के अंदर में है? रसायन और उर्वरक मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। तो ये याद रखिएगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय या महिला बाल विकास मंत्रालय, ऐसा कोई भी विकल्प होगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो केवल एक इसका उत्तर होगा। सही उत्तर है रसायन और उर्वरक मंत्रालय दवाइयां उपलब्ध कराता है, मिनिस्ट्री, आप इसकी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में चर्चित गुरु डोंगमार झील किस राज्य में अवस्थित है? तो ये हाल ही में चर्चा में रही थी। क्यों चर्चा में रही थी? क्योंकि एक तो ये भारत चीन सीमा के आसपास है, दूसरा जब यहाँ पे एक ATM की स्थापना हुई तो वित्त मंत्री ने स्वयं वहां पे जाकर के वित्त सचिव के साथ में ATM की स्थापना में सहयोग दिया। अब हालांकि इस तरीके के जो आयोजन है वो डिजिटल रूप में हो जाते हैं, लेकिन उस जगह की महत्ता को बताने के लिए, उस बॉर्डर एरिया की सिक्योरिटी को दर्शाने के लिए वित्त सचिव ने खुद जाकर के वहां पे ATM का उद्घाटन किया। तो ये किस राज्य में है? सिक्किम में। इसके अलावा अब चूंकि ये न्यूज में आ गया है तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये हिंदूज का, बौद्ध का और सिख्स का, तीनों का महत्वपूर्ण स्थल है। तो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, और आर्थिक कारणों से अभी चर्चा में रहा क्योंकि वहां पे ATM की स्थापना की गई, इस कारण से ये चर्चा में रहा है। तो इसको ध्यान रखिएगा। गुरु डोंगमार झील सिक्किम में है। और बौद्ध के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो तिब्बतियन बौद्ध धर्म है उसके जो संस्थापक थे वो यहाँ पे आए थे, उनके नाम पे इसका नाम भी रखा गया है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। तो सिक्किम राज्य में ये है। ये झील पहली बार चर्चा में आई, इसलिए इससे प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चित समर्थ योजना स्कीम किस मंत्रालय से समर्थित है? तो ये जो समर्थ योजना है ये कपड़ा मंत्रालय की योजना है। कपड़ा मंत्रालय में जो स्किल डेवलपमेंट संबंधी काम है या लोगों को प्रशिक्षित करना है कि किस प्रकार से वो कपड़ा निर्माण में सहयोग कर सकते हैं, उससे संबंधित ये योजना मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की है। तो यहां मिनिस्ट्री पूछी गई थी, कपड़ा मंत्रालय इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने मनरेगा मजदूरों के लिए नई दरों की हाल ही में घोषणा की है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के मनरेगा मजदूरों को अब कितनी मजदूरी दी जाएगी? तो पहले 213 रुपए था, अब ये हो गया है 230 रुपए। पुराना छोड़ दीजिए, अभी नया याद रखिए, 230 रुपए। रिवाइज्ड मनरेगा वेजेस फॉर फाइनेंशियल 2022-2023। और मनरेगा का पूरा नाम जरूर याद रखिएगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये मनरेगा ए तक आता है, एक्ट, स्कीम नहीं है इसमें कोई भी, ठीक है।
अब उसके अलावा कौन कौन से एसडीजी में योगदान करता है, तो चूंकि इनकम होती है तो नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ और जेंडर इक्वलिटी। इन सारे एसडीजीज को ये पूरा करता है। अगर थोड़ा कठिन प्रश्न बनाना होगा इसी से, क्योंकि चर्चा में है, क्योंकि वेजेस बढ़े हैं तो कठिन प्रश्न बनाना होगा, तो यही बनाएगा कि निम्न में कौन कौन से एसडीजी शामिल होते हैं। तो इस तरीके से आपको लिख दिया जाएगा। अब इसको याद करना बहुत आसान है, 1 2 3 4 5 तो आप नंबर वैसे भी याद कर लो सीक्वेंस से, और उसके बाद में 8 9 10 सीधे सीधे 1 2 3 4 5 और 8 9 10 क्लॉकवाइज अगर आप याद करना चाहते हो तो 1 से 5 और 8 से 10 ये नंबर आप याद कर लो। बाकी नाम याद करोगे तो उतना तो आप समझ ही जाओगे कि मनरेगा से क्या क्या लाभ हो रहे हैं। किसी के पास पैसा है तो वो भूख खाना भी खा सकता है, अपनी हेल्थ के लिए भी काम कर सकता है, अपनी एजुकेशन के लिए भी काम कर सकता है, महिलाओं की भूमिका इसलिए जेंडर इक्वलिटी आ जाएगी, और काम तो मिल ही रहा है तो डिसेंट वर्क हो ही जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हो ही जाएगा क्योंकि तालाब निर्माण या इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं। तो ये जरूर याद रखिएगा, मनरेगा से इस बार प्रश्न अगर बनेगा तो इसी तरीके का बनेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ध्रुपद मेला 2022 कहां आयोजित किया गया है? तो ये प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है एक ही जगह पे, वाराणसी पे, अलग अलग जगह नहीं होता है। तो ये हर बार तुलसी घाट ध्रुपद तीर्थ जिसको बोला जाता है वाराणसी में हुआ। इस बार 49वां था 2022 में अंतरराष्ट्रीय ध्रुपद मेला, ये 2023 में, 2022 में वाराणसी में हुआ था। चूंकि एक ही जगह पे होता है तो अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में भी वाराणसी में हुआ। अब 2023 वाले का नंबर याद रखिएगा 49th है, और 2022 वाले का जो नंबर होगा वो 48 होगा। होता वहीं पे है, तुलसी घाट वाराणसी में। तो ये थे आज के 15 प्रश्न। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारा यूट्यूब चैनल प्रशासनिक गुरुकुल, और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए ताकि रेगुलर जो हमारे वीडियोस आ रहे हैं, जो परीक्षा के लिए सबसे संभावित प्रश्न है, उनको आप ले सकें। और आज की कक्षा में जुड़ने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।